नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे डे बाय डे चैनल पर। और आज हम कृषि के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वाणिज्यिक कृषि को पढ़ेंगे। और वाणिज्यिक कृषि, जिसका नाम से ही पता लग रहा है, वो कृषि जो वाणिज्य के उद्देश्य से की जाए, यानी कि वो कृषि जिसका उद्देश्य व्यापार हो, अपना एक बिजनेस हो। और यहाँ ये बताते हैं कि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन, पशुचारण और विभिन्न विधियां, विभिन्न प्रक्रियाएं जो है वो विक्रय के उद्देश्य से की जाती है, जिनका मूल उद्देश्य विक्रय करना या उनके उत्पादन को विक्रय करके, बेच करके लाभ कमाना होता है। और फिर इसमें अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वाणिज्यिक कृषि में अब एक व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार जल्दी से जल्दी ग्रो हो, बढ़े, इसके लिए अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग में लाया जाता है। और फिर है वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। मतलब वाणिज्यिक कृषि में 3 तरह की कृषि होती है। एक है आपका अनाज कृषि, जिसमें हम अनाजों को उगाते हैं। दूसरा है मिश्रित कृषि, जिसमें एक ही समय पर मिश्र रूप से हम कृषि करते हैं। तथा तीसरा है रोपण कृषि। और फिर है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें मुख्यतः हम फसलों को उगाते हैं। जैसे ये बताते हैं कि गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाए जाने वाली फसलें हैं। और इसके अलावा ये जो गेहूं और मक्का है, ये उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदानों में प्रमुख रूप से उगाई जाती है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर मुख्य रूप से हमारे गेहूं और मक्का उगाए जाते हैं, जो कि अनाज कृषि के अंतर्गत आती है। और फिर है आपका, जिसमें आप ये देखेंगे कि इसको करने के लिए बड़े पैमानों पर या ऐसे क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर में फैले होते हैं, उन क्षेत्रों में ये फसलें उगाई जाती हैं। और फिर दूसरा है हमारा मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि, नाम ही है इसका मिश्रित। तो मिश्रित का अर्थ होता है मिला जुला। तो मतलब वह कृषि जो मिली जुली रूप से की जाए। तो इसमें बताते हैं कि इसमें भूमि का उपयोग भोजन के लिए अथवा चारे के उत्पादन के लिए किया जाता है, और पशुधन पालने के लिए भी किया जाता है। और यह मुख्यतः संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ये वो क्षेत्र है जहां पर मुख्य रूप से ये मिश्रित कृषि की जाती है, जिसमें यूरोप, पूर्वी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और अर्जेंटीना तथा ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र शामिल हैं। और फिर आप देखेंगे रोपण कृषि। तो रोपण कृषि, नाम ही से आप जान सकते हैं कि वो कृषि जो रोपी एक तरह से बड़े मात्रा में होती है। मतलब रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है। इसमें किसी एक प्रकार की फसल या किसी एक प्रकार के पौधे को बड़ी मात्रा में लगाया जाता है, और इसमें अधिक से अधिक श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। और इसके उदाहरण है जो कि रोपण कृषि में की जाती है, जैसे कि चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास। ये एक बार में एकल फसल, मतलब इनमें से एक समय में एक ही फसल उगाई जाती है, और इसे बहुत ही बड़े पैमाने पर किया जाता है। और इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। मतलब ये कृषि मुख्यतः जल स्रोत के निकट स्थापित हो या कारखानों के निकट स्थापित हो, तो इनके कच्चे माल को एक उत्पाद में स्थानांतरण करना आसान होता है। और इसे परिवहन जाल की अनिवार्यता इसलिए होती है क्योंकि इनसे प्राप्त उत्पाद किसी अन्य उद्योग में उपयोग में लाया जाता है। और रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र मलेशिया में रबड़, तो ये वो क्षेत्र है जो कि अन्य स्थानों पर अन्य चीजें उत्पाद करती हैं। जैसे मलेशिया में रबड़ का उत्पाद होता है, और ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय का उत्पादन होता है। तो ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर रोपण कृषि मुख्य रूप से की जाती है। उसके बाद है हमारा अगला टॉपिक, मुख्य फसलें। मतलब कौन कौन सी मुख्य फसलें
हम उत्पादन करते हैं और मुख्य फसलें हमारी बढ़ती जनसंख्या को की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उगाई जाती हैं। तो मुख्यतः यहाँ ये बताते हैं कि गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा ये मुख्य खाद्य फसलें हैं जो कि खाद्य के रूप में या भोजन उपयोग के लाने के रूप में की जाती हैं। उसके अलावा चाय तथा कहवा यह मुख्य पेय फसलें हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन में पीने के रूप में पीने के लिए करते हैं। और जूट तथा कपास ये दो रेशेदार फसलें हैं। फिर चावल, तो चावल जो है एक मुख्य खाद्य फसल है और यह वर्षा के मौसम में मुख्यतः बोई जाती है और इसका उत्पादन उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतर होता है। और चावल के लिए या चावल के उत्पादन के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद है वो क्षेत्र जो कि चावल की उत्पादन के लिए सबसे अग्रणी है, यानी कि उन क्षेत्र का नाम जहां पर मुख्य रूप से चावल बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है, जिसमें चीन चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है और उसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। तो ये वो क्षेत्र हैं जहां पर मुख्यतः चावल का उत्पादन होता है। और फिर कभी ये जो चावल का उत्पादन है ये मुख्यतः चीका युक्त जलोढ़ मृदा में होती है, मतलब जलोढ़ मृदा में चावल का उत्पादन अच्छे से होता है या जलोढ़ मृदा उपयुक्त मानी जाती है चावल के उत्पादन के लिए। उसके बाद है गेहूं, तो गेहूं के लिए कम वर्षा एवं शीत का मौसम यानी कि सर्दियों का मौसम उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि गेहूं जो है सर्दियों में ही उगाई जाती है। और फिर गेहूं का उत्पादन जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में मुख्य रूप से होता है। और यह फसल शीत ऋतु भारत में जो है शीत ऋतु में उगाया जाता है। फिर है मिलेट, मिलेट मतलब मोटे अनाज जैसे बाजरा, मक्का, ये सभी। तो ये ज्वार, बाजरा और रागी ये भारत में उगाए जाते हैं और भारत के अलावा नाइजीरिया, चीन और नाइजर, इनके कुछ अन्य देश जहां पे इनका उत्पादन होता है। और फिर है मक्का, देखिए मक्के के उत्पादन के लिए मुख्यतः उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस और कनाडा ये मुख्य रूप से मक्के का उत्पादन करते हैं। और मक्का उत्पादन के लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद है कपास, देखिए कपास का उपयोग हम सूती वस्त्र को बनाने के लिए करते हैं और कपास के लिए यहाँ पर जलोढ़ मृदा की सर्वोत्तम उपयोगिता मानी जाती है, क्योंकि जलोढ़ मृदा में ही कपास मुख्यतः उगाया जाता है। और कपास चीन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र देशों में उगाए जाते हैं, मतलब ये वो देश हैं जो कि अग्रणी रूप से कपास का उत्पादन करते हैं। और फिर है पटसन, तो पटसन को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है और इसे मुख्यतः भारत और बांग्लादेश में उगाया जाता है। इसे उगाने के लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और यह जो फसल है पटसन, यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। फिर आता है कॉफी, और कॉफी के लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, मतलब कॉफी के उत्पादन के लिए गर्म जलवायु एवं नमी युक्त आर्द्र मतलब नमी, जहां पर पानी की मात्रा अधिक होती है, तो नमी युक्त जलवायु तथा दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। ये उन क्षेत्रों में अधिक रूप से उगाई जाती है। और फिर जो कॉफी है हमारा, वो मुख्यतः ब्राजील में अधिक उत्पादन किया जाता है, मतलब कॉफी का अधिकतम उत्पादन जो है वो ब्राजील में किया जाता है। और ब्राजील के बाद हमारा देश भारत और कोलंबिया, ये वो क्षेत्र है जहां पर कॉफी का उत्पादन होता है, परंतु मुख्य रूप से ब्राजील में इसका उत्पादन किया जाता है।
और फिर आप देखेंगे चाय। तो चाय देखिए भारत में अधिकतम लोकप्रिय पेय पदार्थ है चाय, और चाय एक रोपण कृषि का ही एक उदाहरण है। और चाय जो है एक पेय फसल होने के साथ साथ इसकी वृद्धि, मतलब इसकी जो पत्तियां होती हैं, इसकी वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनकी पत्तियों का ही उपयोग चाय में या चाय के प्यालों के रूप में किया जाता है। तो पत्तियों के लिए अधिक वर्षा होगी तभी वो हरी भरी होंगी। तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में और जहां पर मौसम भी ठंडा हो, उन्हीं क्षेत्रों में ये उगाई जाती है। और फिर पत्तियों को चुनने के लिए अधिक श्रमिकों की संख्या आवश्यकता इसमें होती है। और फिर इसमें जो मृदा अपवाहित होती है, दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। मतलब ये मुख्यतः ऐसे ढाल वाले क्षेत्रों में उगाई जाती है और इनमें दोमट मृदा होती है। उसके बाद है कृषि का विकास। देखिए बढ़ती जनसंख्या के कारण हम सबकी खाद्य आपूर्ति, मतलब भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि को और कृषि का विकास बहुत जरूरी है। तो कृषि के विकास के लिए उनमें काफी सारे तकनीकी सुधार करने की आवश्यकता होती है। और यदि हम एक कृषि की पैदावार को या उसके उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हमें विभिन्न प्रकार से बदलाव करने पड़ेंगे। और ये बदलाव तकनीकी रूप से तथा प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं। और कृषि में आप अगर बदलाव करना चाहते हैं तो उसमें सिंचाई के उपयुक्त माध्यम और विभिन्न प्रकार की नई नई तकनीक वाली मशीनें, अच्छे किस्म के बीज और खाद्य एवं उर्वरक हैं, जिनकी सहायता से हम अपने कृषि का उपज या अपने कृषि की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। और फिर आप ये देखेंगे कि ये कृषि को सुधार करने के लिए उर्वरक और उच्च उपज देने वाले बीज प्रयोग में लाए जाते हैं। इन माध्यमों से हम कृषि में या कृषि के फसलों को बढ़ा सकते हैं। और फिर है कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक पहलू है। मतलब कृषि में उपयोग में लाए जाने वाले मशीनों की सहायता से भी हम कृषि का जो है विकास कर सकते हैं। और फिर है कि कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतिविधियों से हुआ है। मतलब विश्व के वो विभिन्न क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही है, जैसे कि जनसंख्या में वृद्धि और तकनीकी विकास एवं अधिक से अधिक कृषि पर शोध, इन कारणों से ही कृषि में विकास हुआ है। और फिर इसमें आप ये देखेंगे कि जो कि बड़ी जोत होती है, मतलब वाणिज्यिक रूप से जो लोग फसल उगाते हैं वो लोग तकनीकी तरीके से अपना उत्पादन करते हैं। और फिर इनमें वो क्षेत्र हैं जहां पर अधिक रूप से वाणिज्यिक कृषि की जाती है, जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। इन क्षेत्रों में अधिकतर वाणिज्यिक रूप से ही कृषि की जाती है, ना कि पारंपरिक तरीके से, क्योंकि वाणिज्यिक कृषि से अधिक फसलों का उत्पादन होता है। अच्छा, अब इसके बाद है दो फार्म, एक भारत का, दूसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। तो भारत का एक फार्म गाजीपुर आदिलाबाद का है, जिसमें एक छोटा सा किसान अपने 1.5 हेक्टेयर क्षेत्र में पारंपरिक तरीके से कृषि करता है, जिसमें उसे केवल अपने घर के चलाने लायक ही अनाज मिल पाता है, जिसमें वह सरकार की चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की जो सरकार